हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 7 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल बीपीएससी तैयारी 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए बनाया गया है। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6 का पूरा कवर कर लिया है ज्योग्राफी। साथ ही साथ क्लास 7 का अध्याय 1 भी हम लोगों ने देख लिया था। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं विथ आंसर, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताना है आपको निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है दुनिया की सबसे गहरी खदान दक्षिण अफ्रीका में है। बी कथन है यह 16 किलोमीटर गहरा है। सी कथन है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर तक खोदना होना होगा। उपर्युक्त में से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं। पहला कथन के बारे में दे रखा है कि दुनिया की सबसे गहरी खदान दक्षिण अफ्रीका में है। बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे गहरी खदान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह लगभग 4 किलोमीटर गहरी है, अर्थात बी कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है, अगर पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचना है तो समुद्र की सतह से लगभग 6 किलोमीटर तक ये इसे खोदना होगा। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। बी कथन गलत है। ए और सी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, किन्हीं स्टूडेंट का यहाँ पे कुछ क्वेरी था कि सर आप जो एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे जो रहता है बुक में, क्या आप जानते हैं, उनसे भी सवाल लिया कीजिए। तो उन्हीं से ये सवाल लिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्या आप जानते हैं। देखिएगा यहाँ पे, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल क्या है, असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, तो ये क्या आप जानते हैं से सवाल लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, तो ध्यान रखिएगा, क्या आप जानते हैं, इसमें शायद 2 ही सवाल, 2-3 ही बॉक्सेस में दिए गए हैं, तो एक यहाँ पे लिया गया है और एक और आगे भी लिया गया है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल निचोड़ जो हम कह रहे हैं ना, एनसीईआरटी का निचोड़, जो मेरा टाइटल भी है ना। अब मेरे लोगों में देख रहे होंगे जो थंबनेल है, उस थंबनेल में आपने देखा होगा लिखा हुआ है एनसीईआरटी का निचोड़, तो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी बुक्स का निचोड़ ही देखने को मिलेगा। मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर से, मतलब हम जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर से क्वेश्चन उससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है। इसी के अंदर आपको घुमा फिरा जैसे पूछना होगा वो अलग बात है, लेकिन सवाल जितना हम पढ़ा रहे हैं, जिस चैप्टर से जितना कुछ करवा दे रहे हैं, मेरी गारंटी है 110% कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस चैप्टर से, जो इस बुक में दिया गया है। क्योंकि बुक का एक एक लाइन जहाँ सवाल बन सकता है, उस सारे पॉइंट को लिया गया है या तो क्वेश्चन के थ्रू या तो फिर व्याख्या के थ्रू। ठीक है, तो चलिए फिर लेते हैं अगला सवाल। इसलिए बिंदास होकर पढ़िए, इस चैनल पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है या भूगोल है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आपके लिए परफेक्ट चैनल है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, लाइक नहीं किए होंगे ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पीडीएफ बनाने में और फिर पढ़ाने में समय भी लगता है। तो आप लोग लिए इतना मेहनत करते हैं तो उसके लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। लाइक करने में तो कुछ पैसा लगता नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। बी कथन है, यह महाद्वीपीय संहति पर लगभग 15 किलोमीटर और समुद्र सतह पर केवल 10 किलोमीटर है। 1 और 2 दोनों सही है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। बिल्कुल ही कथन सही है। ठीक है, बी कथन है कि यह महाद्वीपीय संहति पर लगभग 15 किलोमीटर और समुद्र सतह पर केवल 10 किलोमीटर है। ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है, यह महाद्वीपीय संहति में देखेंगे, जो महाद्वीपीय संहति में है वहाँ पे 35 किलोमीटर देखने को मिलता है, जबकि समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, यह महाद्वीपीय संहति पर लगभग 35 किलोमीटर और समुद्र सतह पर ये लगभग आपको 5 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। सही आंसर सिर्फ है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही होगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी ही कहते हैं। इस नीचे को इसे इसके नीचे वाले परपटी को इस परपटी के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, जबकि उससे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, या फिर सबसे नीचे वाला पार्ट को कहते हैं क्रोड कहते हैं। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। महाद्वीपीय संहति पर लगभग ये 35 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि समुद्र की सतह से देखा जाए तो ये मात्र 5 किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे ना, समुद्र कुछ ऐसा होता है, जैसे ये सरफेस एरिया और ये समुद्र कुछ इस तरह से होता है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये इसकी गहराई कम होगा ना, और यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये महाद्वीपीय से देखेंगे तो ये 35 किलोमीटर, जबकि ये समुद्र से देखेंगे सतह से तो ये मात्र 5 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। ठीक है, और दूसरा है, महासागरीय परापट्टी में मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना होते हैं। और सी कथन है कि परपट्टी के ठीक नीचे का परत मेटल होता है। उपर्युक्त में से अधिक सही है, फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं, पहला कथन के बारे में दे रखा है कि महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, बी कथन कह रहा है कि महासागरीय परपट्टी में मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना होते हैं। ये भी गलत है। परपट्टी के ठीक नीचे के परत को मेटल कहते हैं। ये कथन सही है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परपट्टी के ठीक नीचे के परत को मेटल कहते हैं। ठीक है, गलत क्या है पहला में, ध्यान रखिएगा कि महाद्वीपीय संहति के जो मुख्य खनिज होते हैं वो किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, एल्यूमिना से। ठीक है, जिसे सियाल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, महाद्वीपीय जो संहति हो तो किससे बना होता है, सियाल से बना होता है, अर्थात सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है। जबकि महासागरीय जो प्रॉपर्टी है मुख्य रूप से देखा जाए तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, जिसे सीमा भी आप कहते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये कथन दोनों गलत है, यहाँ पे सी कथन सही है। अब देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका, ये क्रस्ट है, परपट्टी से कहते हैं, जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। जबकि ये सीमा से बना हुआ है, इसे मेटल कहते हैं। और इसे नीचे वाला पार्ट को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, जो कि निफे से मिलकर बना होता है, अर्थात निकेल और फेरस से मिलकर बना होता है। इसे देखेंगे कि दो भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट, जैसे महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज घटक सिलिका और एल्यूमिना हैं। इस प्रकार इसे सियाल, सिलिका और एल्यूमिना कहा जाता है। समुद्री परपट्टी में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं, इसलिए इसे सीमा अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है या मेटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। अर्थात ये जो आपका मेटल है ये 2900 किलोमीटर तक ये फैला होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है क्रोड के बारे में। क्रोड के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल कह सकते हैं एवं लोहा से बनी होती हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान अधिक एवं दाब काफ़ी कम होता है। एक से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब क्रोड के बारे में बात किया जाए तो ध्यान रखना है इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखना है क्रोड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका मुख्यतः देखेंगे तो निकेल और लोहा से बना हुआ है, इसे नीफे भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। सी कथन है कि केंद्रीय क्रोड का तापमान अधिक एवं दाब काफ़ी कम होता है। ये कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय क्रोड का जो तापमान है और दाब है दोनों अधिक होता है। ठीक है, दोनों अधिक होता है, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी बताएं तो ऐसा कुछ है नहीं। अगला सवाल है, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है। बताना है आपको कि पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 6000 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, या फिर 12752 किलोमीटर, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगर व्यास पूछा जाए तो 12752 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी के आयतन के संबंध में सही है? बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी के आयतन के बारे में सही है। ठीक है, 1% पर्पटी है, 84% मेटल है, या फिर 15% क्रूड है, या फिर से अधिक सही है यहाँ पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1% पर्पटी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेटल का हिस्सा 84% है, ये भी सही है, और क्रूड का जो हिस्सा है वो 15% है, ये भी सही है। कुल मिलाकर देखेंगे तो 100% हो जाता है। तो ध्यान रखना है पर्पटी आपका 1% है, मेटल जो है आपका 84% है, जबकि क्रूड का जो वॉल्यूम है वो मात्र 15% है। यानी अधिक जो सबसे ज़्यादा जो मात्रा है किसकी है? मेटल का है। ठीक है, 84% हिस्सा इसी का है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, तो देखेंगे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये मेटल का है, जो कि आप देखेंगे सर जो वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा इसी का है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है। ठीक है, और सबसे कम किसका है? क्रस्ट का है, थोड़ा सा भाग है इसका, मात्र 1%। ठीक है, तो इसका आयतन हमेशा ध्यान रखिएगा 1/84 और 14 का अनुपात में है। ऐसे भी आप 15, ठीक है, 1/84 15, ऐसे भी आप अनुपात याद रख सकते हैं, 1/84 अनुपात 15 में। ठीक है, 1% क्या है? पर्पटी है, 84% क्या है? मेटल है, जबकि 15% क्रूड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्या आप जानते हैं सही सवाल लिया गया था। ठीक है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, 84% मेटल है एवं 15% हिस्सा क्रूड का है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6371 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे इसमें, क्या आप जानते हैं सब। ठीक है, क्या आप जानते हैं, उससे यहाँ पे 2 प्रश्न थे, एक तो ऊपर जो लिया हमने और एक ये वाला। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है अग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल कहा जाता है। बी कथन है ग्रेनाइट बहिर्भेदी अग्नेय शैलों का एक उदाहरण है। सी कथन है कि द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर के बहिर्भेदी अग्नेय शैल का निर्माण करता है। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फिर बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है अग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल कहा जाता है, बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अग्नेय शैलों का प्राथमिक शैल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आगे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। बी कथन है कि ग्रेनाइट बहिर्भेदी अग्नेय शैलों का एक उदाहरण है, कथन गलत है। ध्यान रखिएगा ग्रेनाइट अंतर्भेदी अग्नेय शैलों का एक उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे अग्नेय शैलों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बहिर्भेदी अग्नेय शैल और अंतर्भेदी अग्नेय शैल। ठीक है, तो अंतर्भेदी अग्नेय शैलों का उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि अग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल कहा जाता है। तो बी कथन गलत है। सी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर के बहिर्भेदी अग्नेय शैल का निर्माण करते हैं, ये भी कथन सही है। ठीक है, ये सतह पर ठंडा होकर के क्या कर रहा है? बहिर्भेदी अग्नेय शैलों का निर्माण कर रहा है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा ये एनसीईआरटी का कटिंग है। ठीक है, और बहुत अच्छा यहाँ से समझाया हुआ है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परावर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शैल चक्र कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल बन जाता है। ठीक है, द्रवित जो मैग्मा होता है वो ठंडा होकर के क्या बन जाता है? ये ठोस अग्नेय शैल बन जाता है। ये अग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं समझिएगा ध्यान से। पहले तो ये मैग्मा देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये मैग्मा निकल रहा है, द्रवित मैग्मा निकल रहा है, निकल करके बाहर जब आएगा तो ये किस में बन जाएगा? ये अग्नेय शैल कहलाएगा, जिसे ही प्राइमरी शैल भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी शैल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैग्मा जब ये ज़मीन के अंदर से निकल रहा था तो निकल करके पहली बार ये जो बना है चट्टान शैल बना है, उसे हम लोग ही कह रहे हैं प्राइमरी शैल, क्योंकि ये पहली बार ही बना है, इसके बाद इसका कोई रूपांतर अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए ये प्राइमरी शैल है। ठीक है, अग्नेय शैल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैग्मा यहाँ से निकल रहा है, मैग्मा निकलने के बाद
ये किसमें बदल गया? अग्नेय सेल। ध्यान रखिएगा अग्नेय सेल दो तरह के हो सकते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। ठीक है, दोनों तरह के अग्नेय सेल हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है यहाँ पे कि अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, छोटे छोटे ये टुकड़ों में बढ़ जाएगा, टूट करके ये किसमें बदल जाएगा? अवसाद चट्टान में, अवसादी सेल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे कि टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मैग्मा, द्रवित मैग्मा बाहर निकला। ठीक है, फिर ये ठंडा होकर के ठोस बन गया, जिसे हम लोग अग्नेय सेल कह रहे हैं। अब यही अग्नेय सेल टूट फूट करके क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, उसे हम लोग कह रहे हैं अवसादी सेल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी सेल केंद्रित सेल में बदल जाते हैं। अब यही जो है ना, ये जो है अवसादी सेल है, ठीक है, ये अवसादी सेल बन गया अब ये। ठीक है, ये वाला जो है ये अब दब करके किस में बन गया है? ये अवसादी सेल में बन गया है। अब यही टूट फूट के केस में बदल जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे कि ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय और अवसादी सेल केंद्रित सेल में बदल जाते हैं। अभी किस में बदल गया? ये केंद्रित सेल में बदल गया। ठीक है, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण केंद्रित सेल पुनः पिघल करके फिर क्या होता है? ये मैग्मा बन जाता है। फिर ये वाला अत्यधिक, इसमें क्या मिलेगा? ताप और दाब जो मिलेगा इसको, तो पुनः ये पिघल करके फिर वापस ये मैग्मा में बदल जाएगा। और फिर मैग्मा ये गर्म होकर के बाहर जब निकलेगा तो फिर ये अग्नेय सेल का रूप ले लेगा। तो ये सेल चक्र चल रहा है, समझ में आया? तो अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण केंद्रित सेल पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा बन जाती है, और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर के ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है, और ये चक्र चलता रहता है। तो यही है सेल चक्र, समझ में आया? एक बार और शॉर्ट में ले लेते हैं हम लोग कि क्या क्या हम लोग अभी इतना देर से क्या समझ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग ये समझ रहे थे कि सबसे पहले यहाँ पर लोग देख रहे थे मैग्मा। ठीक है, ये द्रवित मैग्मा है, लिक्विड टाइप लिक्विड है, ये गर्म होकर के बाहर निकला, बाहर निकल करके ये क्या बन गया? ठोस, ठंडा होकर के ठोस बन गया, जिसे हम लोग अग्नेय सेल कह रहे हैं। अब अग्नेय सेल दो तरह का हो सकता है, एक तो या तो सरफेस से बाहर आकर के जमा हो गया, ठंडा हो गया, तो वो एक सेल बन सकता है जिसे बहिर्भेदी कहेंगे। और एक हो सकता है कि इतना उसे पावर नहीं था कि वो मतलब कि सरफेस से बाहर निकल सके, वो ज़मीन के अंदर ही रह गया, भूमि के अंदर ही रह गया, पृथ्वी के अंदर ही रह गया, उसे कहेंगे अंतर्भेदी अग्नेय सेल। ठीक है, अब ये सेल क्या हो रहा है कि टूट फूट करके क्या बन रहा है? अवसाद, छोटे छोटे टुकड़े टूट रहे हैं। अब ये जाकर के क्या होगा? दाब से बन करके अवसादी सेल बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो अवसादी सेल है, ठीक है, तो ये टूट करके इसके दाब और टूटने फूटने की वजह से क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारा केंद्रित सेल। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी सेल में क्या हो जाते हैं? ये अग्नेय एवं अवसादी सेल केंद्रित सेल में बदल जाते हैं। तो ये जो अग्नेय सेल है और ये जो अवसादी सेल है, दाब की वजह से या फिर ताप की वजह से इसमें जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से ये किस में बदल जाएगा? केंद्रित सेल में बदल जाएगा। ठीक है, और फिर ये गर्म होकर के, ठीक है, ताप और दाब जब इसको अधिक मिलेगा तो फिर ये पिघल करके फिर किस में बदल जाएगा? ये मैग्मा में बदल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी कहानी है, आप खुद भी समझ सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे देख करके भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं अब। बाकी वही चीज़ यहाँ पे पूरी कहानी लिखी गई, जो यहाँ पे हम लोग को समझा रहे थे वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई। इसको भी आप चाहें तो PDF मिलेगा, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है कि द्रवित लावा पृथ्वी की परपटी के अंदर ठंडा होकर अंतर्भेदी अग्नेय सेलों का निर्माण करता है। दूसरा है बेसाल्ट अंतर्भेदी अग्नेय सेलों का एक उदाहरण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्या दे रखा है कि द्रवित लावा पृथ्वी के परपटी के अंदर ठंडा होकर अंतर्भेदी अग्नेय सेलों का निर्माण करती है। बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे ना कि यहाँ पे जो अग्नेय सेल है ना, तो अग्नेय सेल ये जो है आपका कहाँ गया कि द्रवित लावा जो है पृथ्वी के परवटी के अंदर ही यदि ठंडा होकर के जमा हो जा रहा है, ठोस रूप ले ले रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? अंतर्भेदी अग्नेय सेल कहेंगे, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगर ये परवटी के बाहर आ जाता और फिर ये ठोस बन जाता ठंडा होकर के, तो उसे क्या कहते? बहिर्भेदी अग्नेय सेल। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल ही सही है। दूसरा कह रहा है कि बेसाल्ट अंतर्भेदी अग्नेय सेलों का उदाहरण है, तो ये कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, बेसाल्ट बहिर्भेदी अग्नेय सेल का उदाहरण है, जबकि वहाँ पे देखे थे ना ये वाला ग्रेनाइट क्या था? ये ग्रेनाइट है ना, ये अंतर्भेदी का उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ग्रेनाइट जो है आपका अंतर्भेदी अग्नेय सेल का उदाहरण है, जबकि बेसाल्ट बहिर्भेदी अग्नेय सेल का उदाहरण है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 यहाँ पे सही है। ठीक है,
बाकी फिर से देख लेते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल करके सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से क्या होता है, ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस तरह से बनने वाली चट्टानों को बहिर्वेदी अग्नेय शैल कहा जाता है। इनकी संरचना बहुत ही महीन दाने वाली होती है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इस लाइन को आपको ध्यान रखनी है। किसी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है, ठीक है। किसका? ये जो बहिर्वेदी होता है अग्नेय शैल, उसका जो संरचना होता है बहुत ही महीन दाने वाली होती है, ठीक है। जबकि आंतरिक वाला जो रहेगा ना, आंतरिक अग्नेय शैल का, उसका जो दाना रहेगा बहुत ही मोटा रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि वो धीरे धीरे जमता है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। बेसाल्ट अग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है जो मुख्य रूप से पायरोक्सिन खनिज से बना है। और दक्कन का जो पठार है ना, ये लाइन भी अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग कि दक्कन का पठार जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से ही बना हुआ है, ठीक है। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से ही बना हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बस यहाँ पे थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आप लोग कन्फ्यूज कर सकते हैं। इसी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती हैं। बहिर्भेदी अग्नेय शैलों का जो संरचना है बहुत ही महीन दाने वाली होती हैं, जबकि अंतर्भेदी जो अग्नेय शैल होता है ना, उसका जो दाना होता है बहुत ही क्या होता है, बड़े बड़े दाने को बना होता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से उसका जो कण होते हैं वो बड़े बड़े रूप ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं अंतर्भेदी अग्नेय शैल, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं अब। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर अवसादी शैल बनाते हैं। बी कथन है, इन चट्टानों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक उदाहरण है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर अवसादी सेल बनाते हैं। बिल्कुल कथन सही है। अवसादी सेल कैसे बन रहे थे, है ना, ये टूट फूट करके दाब की वजह से। कहाँ गया वो आकृति, ये वाला अवसादी सेल, ये छोटे छोटे अग्नेय सेल के टुकड़े हैं और ये धीरे धीरे जाकर के दाब की वजह से क्या बन रहा था, अवसादी सेल बन रहा था, है ना। आज जरा सोचिए कि अगर ये टूट फूट करके क्या हो रहा है, अवसादी सेल का निर्माण ले रहा है, तो इससे टूटे फूटे भाग में देखेंगे कुछ जीवों के अंश भी तो हो सकते हैं। इस टूटे फूटे जो दिख रहे हैं आपको पत्थर के, ये अग्नेय सेल के जो हिस्से दिख रहे हैं, पार्टिकल्स दिख रहे हैं, उसके अंदर हो सकता है जीव जंतु का भी कुछ अवशेष हो, उसमें शामिल हो जाए, पेड़ पौधे के कुछ पर उसमें अंश देखने को मिले। हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है कि इन चट्टानों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। किसमें? अवसादी सेल में, क्योंकि अग्नेय सेल को छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट कर आ रहे तो उसके साथ हो सकते हैं कि वो पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म उसमें शामिल हो जाए, ठीक है। तो ये भी कथन सही है। और बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक उदाहरण है, तो ये भी कथन सही है। ध्यान रखना है, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे व्याख्या। चट्टानें चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाकर जमा कर दिए जाते हैं और ये अदृढ़ अवसाद दबकर और एवं कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों को अवसादी सैल कहा जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन चट्टानों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन सैलों पर रहे होंगे के कारण ये जीवाश्म भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अग्नेय एवं अवसादी चट्टानें उच्च ताप एवं दबाव के कारण कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो सकती हैं। क्या दे रखा है? अग्नेय एवं अवसादी चट्टानें उच्च ताप एवं दबाव के कारण कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो सकती हैं। बी कथन है कि चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण है। और सी कथन है कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर तथा ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। एक से अधिक सही है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात करें पहला कथन के बारे में। दे रखा है, अग्नेय एवं अवसादी चट्टानें उच्च ताप एवं दबाव के कारण कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो सकती हैं। बिल्कुल कथन सही है, ठीक है। देखिए वहाँ भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे
ये वाला अग्नेय शैल और ये वाला अवसादी शैल, ये दोनों क्या हो रहे थे यहाँ पे, दाब और ये है ना, दाब और उच्च ताप की वजह से किससे परिवर्तित हो सकता है, ये कायांतरित में ये शैल हो सकते हैं। देख रहे हैं एरो का निशान लगा हुआ इधर। तो ये वाला जो है आपका अग्नेय शैल और साथ साथ में अवसादी शैल, ये दोनों ताप और दाब की वजह से कायांतरित में परिवर्तित हो सकते हैं। तो कथन सही है ना। ठीक है, बी कथन क्या कह रहा है कि चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण है। ये भी कथन सही है। चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तन होना क्या है, कायांतरित ही तो है, उसे काया तो पलट हो ही रहा है ना, तो ये भी सही है। और लाल किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ये भी सही है। ये तो ऐसे भी नाम से पता चल रहा है। ताजमहल तो ऐसे भी जानते होंगे आप लोग, सफ़ेद है तो सफ़ेद संगमरमर से बना है, और लाल किला नाम से पता चल रहा है लाल किला, क्योंकि ये लाल कलर का है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए लाल किला नाम है इसका। ठीक है, तो तीनों कथन यहाँ पे सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सेडिमेंट्री लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है, सेडिमेंट्री लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है अग्नि, स्थिर, रूप परिवर्तन, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सेडिमेंट्री का अर्थ होता है स्थिर। क्या होता है, स्थिर होता है, जो कि लैटिन शब्द से सेडिमेंटस से बना हुआ है। ठीक है, लैटिन शब्द जो है ना, ये सेडिमेटम में से बना हुआ है, सेडिमेटम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेडिमेंट्री लैटिन शब्द है जो कि सेडिमेटम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अग्नि क्या है, तो अग्नि इग्नियस से बना हुआ है। ठीक है, जबकि मेटामॉर्फिक से बना हुआ है, रूप परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे वैसे लिख दिया गया होगा। देखिए, इग्नियस जो कि लैटिन शब्द इग्नियस का अर्थ होता है अग्नि, और सेडिमेंट्री लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है स्थिर, और पेटामॉर्फिक जो है ये आपका, ठीक है, ये पेटा नहीं होगा, यहाँ पे मेटा होना चाहिए था, मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस का अर्थ होता है यहाँ पे रूप बदलना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल यही इतना ही था। ठीक है, और बाकी आपका एनसीईआरटी बुक से है ना, एनसीईआरटी बुक में कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए, उसको भी यहाँ पे हम ले लिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या सवाल पूछा गया है यहाँ पे। पहला सवाल है यहाँ पे कि द्रवित मैग्मा से बने सैल, द्रवित मैग्मा से बने सैल क्या होते हैं, अग्नेय, अवसादी या फिर कायांतरित। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। तो आसान सा है, अग्नेय हो जाएगा, जो कि प्राइमरी सेल भी है। ठीक है, इस बात है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्रूड, है ना। ठीक है, इस तरह कि सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किससे उदाहरण है, ये सैल है, खनिज है या फिर जीवाश्म है। तो ये सभी क्या है, ये सभी खनिज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इस बात है यहाँ पे सैल, सैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, सैल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है अवसादी सैल। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, ये है आपका परपति, जो कि मात्र 1% भी हिस्सा बनाता है ना। ठीक है, मेटल कितना 85%, जबकि क्रूड 14%। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे पतली परत है, क्रस्ट है, जो कि पर्वती के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे कुछ मैचिंग करने वाला, तो उसको हम लोग मैच कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम इन करना होगा। चलिए, दिख रहा होगा आई थिंक। देखिए क्रूड दिया हुआ है, तो क्रूड क्या मैच किससे होगा, ये सबसे ये भीतरी परत है। ठीक है, खनिज क्या होगा, खनिज इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, तो इस कहाँ मिल जाएगा, यहाँ से ये चौथे में चला जाएगा। ठीक है, सैल, सैल क्या होता है, तो सैल होता है सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है, सैल का प्रयोग, है ना। देखेंगे यहाँ पे ये इससे चला जाएगा इसके साथ। ठीक है, चिकनी मिट्टी, तो चिकनी मिट्टी स्लेट बनाने में बदलता है ये, तो कहाँ है इसका ऑप्शन, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये स्लेट बनाने में, स्लेट में बदलता है ये, चिकनी मिट्टी जो है ना ये स्लेट में बदलता है। ठीक है, याद रखना है। सियाल क्या है, सियाल सिलिका एल्यूमिना से बनता है ये, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चला जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैच कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इस अध्याय से 11 प्रश्न, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका 4 और इधर एक मैचिंग वाला था। ठीक है, तो ये था, इससे इंपॉर्टेंट इतने प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF विथ आंसर आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है,
क्योंकि PDF और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी वादे के साथ कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।